So friends, let's continue our discussion on unit number 2, that is basic accountancy procedure. आप इमेजिन कीजिए कि जो हमारा अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी है वो एक लैंग्वेज है जिसमें अलग अलग डायलेक्ट्स होते हैं। आपको पता होगा दोस्तों, रीजन के अक्रॉस जो है वर्ड चेंज होता है, जिसके कारण आप कंफ्यूज हो सकते हैं यदि आप उसे यूज टू नहीं है। तो वही बताया जा रहा है कि अलग अलग ऑथर जो है अलग वर्ड को यूज करते हैं, डिफरेंट वर्ड को यूज करते हैं अकाउंटिंग में सेम चीज़ के लिए। ठीक है, जैसे कि आप यूएस में चले जाएँ तो वहाँ पर सोडा के लिए पॉप वर्ड यूज किया जाता है, यूके में चले जाएँ वहाँ पर सोडा के लिए फिजी वर्ड यूज किया जाता है। सिमिलरली अकाउंटेंसी में ये सेम चीज़ है, राइट। अलग अलग ऑथर अलग वर्ड को यूज करते हैं। फिर दोस्तों बताया जा रहा है कि ये जो डिफरेंट डायलेक्ट्स हैं, दोस्तों ये प्रॉब्लम काउच कैसे करते हैं जब आप अकाउंटिंग थ्योरी के फ्रेमवर्क को बिल्ड करते हैं। अब आप यहाँ पे अकाउंटिंग थ्योरी का फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि सेट ऑफ रूल्स है, प्रिंसिपल है, जो कि गाइड करेगा कि हम कैसे रिकॉर्ड करें और अपने फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को रिपोर्ट करें। तो बेसिकली आप एक ग्लोबल अकाउंटिंग टेक्स्ट बुक लिख रहे हैं जहाँ पे सभी लोग समझ सकते हैं कि वो डिफरेंट वर्ड यूज कर रहे हैं सेम चीज़ के लिए या नहीं यूज कर रहे हैं। और फिर दोस्तों बाद में बताया जा रहा है कि बेसिक एजम्पशंस, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि बेसिक एजम्पशंस क्या है। ये फ्रेमवर्क बताया गया है, रूल्स बेसिकली होते हैं, ठीक है। बेसिक एजम्पशंस क्या क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, तो ये फाउंडेशन होता है जिसमें पूरा का पूरा अकाउंटिंग हाउस को बिल्ड किया जाता है। ये वो चीज़ें होती हैं जिनको हम ग्रांटेड ले लेते हैं, जैसे हम एज्यूम करते हैं कि बिजनेस जो है ऑपरेट करेगी, कंटिन्यू ऑपरेट करेगी फ्यूचर में, राइट। उसके बाद दोस्तों हम ये भी एज्यूम करते हैं कि तो कभी कभी अलग अलग डायलेक्ट्स का सेंस बनाना हार्ड डिफिकल्ट होता है, राइट। तो दोस्तों देखिए सिंपल सी बात है कि किसी चीज़ को बोलने का जो अलग अलग तरीका है उससे कॉम्प्लेक्सिटी आ सकती है, लेकिन ये जरूरी है रिकॉग्नाइज करना कि एक अभी भी कोर प्रिंसिपल है, एजम्पशन है, जो कि अकाउंटिंग को एक साथ होल्ड करता है। जैसे कि अलग अलग लैंग्वेज हैं वो उनमें सिमिलर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर हो सकता है, उसी तरह अलग अलग अकाउंटिंग डायलेक्ट्स हैं वो डिफरेंट वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनका सेम फंडामेंटल कंसेप्ट होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप देख सकते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट जो है रिकॉर्डिंग स्टेज पे दो तरह का होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट। एक होता है हमारा रिकॉर्डिंग स्टेज पे, तो रिकॉर्डिंग स्टेज में क्या क्या इंक्लूड होता है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहला है हमारा हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोइंग कंसर्न हो गया, कॉस्ट कंसेप्ट हो गया, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है, रियलाइजेशन कंसेप्ट है। ये सभी चीज़ हमारे रिकॉर्डिंग स्टेज पे हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूँ, कॉस्ट, मनी मेजरमेंट, उसके बाद बिजनेस एंटिटी, रियलाइजेशन कंसेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अभी मैं आपको नाम बता रहा हूँ, इसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे इन सभी कंसेप्ट के बारे में। तो ये सभी हमारे रिकॉर्डिंग स्टेज पे आते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, सवाल पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा अकाउंटिंग कंसेप्ट रिकॉर्डिंग स्टेज पे नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन सा है वो देख लीजिए, कॉस्ट, मनी मेजरमेंट, बिजनेस एंटिटी और रियलाइजेशन और डुअल एस्पेक्ट। यदि ये तो रिकॉर्डिंग स्टेज पे था। और दूसरा जो अकाउंटिंग कंसेप्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्टेज पे होता है। रिपोर्टिंग स्टेज पे क्या क्या होता है, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, अकाउंटिंग पीरियड, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी। तो ये सभी दोस्तों हमारे रिपोर्टिंग स्टेज पे होते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट, ठीक है। और लास्ट है कन्वेंशन ऑफ कंसिस्टेंसी। तो ये सब ध्यान रखना है आपको। अब जरा बात करते हैं हम लोग वैरायटी ऑफ टर्म फॉर बेसिक आइडिया। आप मान लीजिए कि आपके पास एक डेस्क का ड्रॉअर है, ठीक है, आप उसके थ्रू देख रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि उसके अंदर कुछ पेपर है जिसमें रूल्स लिखे हुए हैं, गाइडलाइंस लिखे हुए हैं, मस्ट नोन लिखे हुए हैं और किचन का रेसिपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो जंबल्ड नाम है ना, इसलिए कारण से ये कंफ्यूजिंग हो गया है। तो वही चीज़ है अकाउंटिंग के फंडामेंटल के साथ भी। आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि कंसेप्ट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, एजम्पशन हो गया, सभी का मतलब एक ही चीज़ होता है, लेकिन जो कि हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बिल्डिंग ब्लॉक है। बेसिकली ये सभी स्टडी बीम है जो कि आपके फाइनेंस के घर को होल्ड करके रखे हैं, राइट। अकाउंटेंसी का डेफिनेशन क्या है, तो जब आपने अपने फाइनेंशियल हाउस का जो इंस्ट्रक्शन था उसके थ्रू आप गुजरे तो आपने देखा कि अकाउंटेंसी को डिफाइन किया गया है डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिल्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग दैट हाउस। मतलब ये इस बात का जानना है कि कैसे हम सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करें,
राइट और शेयर करें उस इंफॉर्मेशन को क्लियरली किसी भी आदमी के साथ जिसे उसे ज़रूरत है। ये होता है हमारा अकाउंटेंसी, सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, एक्सप्लेनिंग बुक प्रिपरेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये सब पॉइंट है हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। जैसे मान लीजिए कि आप कुकीज़ बना रहे हैं, ठीक है, एक मिनी बिजनेस है, तो उसमें इनकम हो गया, एक्सपेंस हो गया, वो आपको बताएगा कि आप कुकीज़ को बेचकर कितना कमा रहे हैं और आप कितना खर्च कर रहे हैं आटा पे और चीनी पे। तो दोस्तों कुछ प्रिंसिपल्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, वो मैं आपको प्रिंसिपल का नाम शो करता हूँ। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स के कुछ नाम दिए गए हैं, जैसे कि आप सुनेंगे एक्रूअल अकाउंटिंग। एक्रूअल का अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है, ये टर्म ध्यान रख लीजिए क्योंकि बार बार ये टर्म रिपीट होगा। एक्रूअल, इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि आप इनकम काउंट कर रहे हैं जब तक आपको पेमेंट नहीं मिला है। राइट, मतलब किसी ने आपको अभी तक पेमेंट किया नहीं लेकिन आप उसे इनकम मान रहे हैं और आप खर्चा मान रहे हैं जब तक आपने सुपरमार्केट में पे नहीं किया है। इसे कहा जाता है एक्रूअल अकाउंटिंग। तो दोस्तों जब भी आप एक फैंसी टर्म्स देखते हैं ना जो कि सेम अकाउंटिंग बेसिस को डिस्क्राइब करता है, तो समझिए कि वो अलग अलग लेवल हैं सेम इंग्रेडिएंट के लिए फाइनेंशियल किचन में। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग एज अ बिजनेस लैंग्वेज। क्या मतलब होता है, इमेजिन कीजिए कि जितने भी बिजनेसेस हैं वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं। राइट, जैसे मान लीजिए कैट्स हैं, डॉग्स हैं, वो डिस्कस कर रहे हैं पार्क में वॉक को, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे क्या उसका सिचुएशन है। तो इसीलिए दोस्तों अकाउंटिंग एक यूनिवर्सल बिजनेस लैंग्वेज की तरह काम करता है, एक सीक्रेट कोड होता है जो कि सभी लोग समझते हैं कि मनी के बारे में। नेक्स्ट बात करें हम लोग यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड द फाइनेंशियल रूल बुक। तो ये जो स्टैंडर्ड्स है ना, ये क्या होता है, तो स्टैंडर्ड्स एक ग्रामर है और अकाउंटिंग का वोकेबुलरी है। तो इसके हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रामर बोल सकते हैं या हम लोग इसे वोकेबुलरी बोल सकते हैं। किसका, अकाउंटिंग का। ठीक है, यू कैन कॉल इट ग्रामर और वोकेबुलरी ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो जैसे सभी लोग एग्री करते हैं कि कैट का मतलब एक फ्यूरी फ्रेंड हो गया, तो उसी तरह सभी लोग बिजनेस में एग्री करेंगे कि रेवेन्यू का मतलब इनकम है, एक्सपेंस का मतलब आपने कितना खर्च किया है। तो ये जो लैंग्वेज है ना, ये इंश्योर करता है कि सभी लोग एक ही फाइनेंशियल टंग को बोले, कोई मैटर ना हो कि वो टोक्यो का सीईओ हो या मुंबई का शॉपकीपर हो। समझे बात को, ये यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डेफिनेशन। अकाउंटिंग मतलब यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होना बहुत जरूरी है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल का डेफिनेशन हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। क्या बताया जा रहा है दोस्तों, इमेजिन कीजिए कि एक फाइनेंशियल शेफ है, मास्टर फाइनेंशियल शेफ है, जो कि अलग अलग रेसिपी बनाया जिसके थ्रू वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा। तो ये जो रेसिपी है ना, वही कहलाता है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल। वो गाइड करता है अकाउंटेंट को कि कैसे हम मनी को ट्रैक करें जो कि अंदर आ रहा है और जो बाहर जा रहा है, और कैसे हम इंग्रेडिएंट को मेजर करें परफेक्ट फाइनेंशियल डिश के लिए। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर कि आपका एक लेमोनेड का स्टैंड है, ठीक है, तो आपका जो रेवेन्यू है वो पैसा है जो कि आप कप्स को बेचकर कमा रहे हैं, और आपका जो खर्चा है वो जैसे नींबू का दाम हो गया, शुगर का दाम हो गया, कप्स का दाम हो गया, ये आपका खर्चा हो गया। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है ना, वो आपको बताता है कि आप कैसे इन सभी चीज़ों को रिकॉर्ड करें। क्या हम सेल को काउंट करें जब कोई ऑर्डर करता है या जब वो एक्चुअली पे करता है, ये हमें कौन बताएगा, अकाउंटिंग बताएगा। तो ये सभी चीज़ हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल से पता चलते हैं। तो इन सभी प्रिंसिपल को आप फॉलो करके, कंसिस्टेंटली फॉलो करके सभी लोग समझ पाएंगे कि आपका लेमोनेड बिजनेस कितना हेल्दी है। जैसे कि रेसिपी इंश्योर करता है टेस्टी लेमोनेड। तो याद रखिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल समझिए कि डिक्शनरी है, ग्रामर बुक है बिजनेस लैंग्वेज का। इसके माध्यम से सभी लोग समझ पाते हैं एक दूसरे के फाइनेंशियल स्टोरीज को, इंश्योर करते हैं स्मूथ कम्युनिकेशन एंड मनी मम्बलिंग कन्फ्यूजन को अवॉइड करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स। अभी प्रिंसिपल बने कैसे, तो इमेजिन कीजिए कि आप एक कुक बुक क्रिएट कर रहे हैं एक बिजनेस को रन करने का। तो आप केवल इन्वेंट नहीं करेंगे सभी चीज़ को, आपने क्या किया, यू हैव बोरो फ्रॉम एक्सपीरियंस शेफ। ठीक है, आपने हिस्ट्री बोरो किया। ग्रैंड माँ का सीक्रेट ट्रिक है जो कि इंडिविजुअल स्टेटमेंट हो गया। यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, रूल कहाँ से आता है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आ सकता है। ठीक है, फिर कुछ प्रोफेशनल बडीज हो सकते हैं, ठीक है, जो कि प्रोफेशनल कुकिंग एसोसिएशन होते हैं, और कभी कभी दोस्तों कुछ हेल्थ कोड भी होता है जिसको हम लोग गवर्नमेंट रेगुलेशन कहते हैं। तो दोस्तों ये बताया जा रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे आता है। ठीक है, तो बेसिकली ये ब्लेंड होता है, किस किस चीज़ का ब्लेंड होता है, ये दिस इज अ ब्लेंड ऑफ कॉमन एक्सपीरियंस। यहाँ देखिए लिखा है ना, कॉमन एक्सपीरियंस। मतलब क्या होता है, जैसे कि शेफ होते हैं जो कि सीखते हैं कि कभी भी चीनी को
ह्यूमिड डे में नहीं रखना चाहिए। उसी तरह अकाउंटिंग अपने पास फाइनेंशियल हिकअप से, अपने सक्सेस से सीखते हैं, इसे कॉमन एक्सपीरियंस कहा जाता है। हिस्ट्री की बात करें, जैसे हमारी ग्रैंड माँ का जो पाई क्रस्ट रेसिपी होता है वो जनरेशन के थ्रू गोज बैक होता है। उसी तरह अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सेंचुरीज से है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। इंडिविजुअल स्टेटमेंट की बात करें तो अच्छे अकाउंटेंट जो होते हैं उनके पास नया आइडियाज़ होगा। जैसे कोई शेफ होते हैं, वो एक फ्यूजन डिश को क्रिएट करते हैं। प्रोफेशनल बडीज़ की बात करें, इमेजिन कीजिए कि प्रोफेशनल अकाउंटिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यही काम करती है कि स्टैंडर्ड सेट करती है, प्रिंसिपल को गाइड करती है, और गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए, ताकि एक्यूरेसी और फेयरनेस को इंश्योर कर सके। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि हमें क्यों ये कॉम्प्लेक्स रेसिपी बुक चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो सबसे पहला कारण है, इट सर्व्स एज अ गाइड। ये अकाउंटेंट को गाइड करता है कि कैसे रिकॉर्ड करें, कैसे फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को मेजर करें। जैसे कि रेसिपी आपको बताता है कितना आटा कितना शुगर मिक्स करना है, उसी तरह प्रिंसिपल आपको बताएगा कि कैसे आप अपने इनकम और एक्सपेंस को ट्रैक करें। दूसरा है, इट इंश्योर्स एक्यूरेट रिपोर्टिंग, मतलब क्लैरिटी और कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है। इमेजिन कीजिए कि सभी जो शेफ हैं वो अपने सेक्रेट मेजरमेंट को यूज कर रहे हैं, तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल ये श्योर करता है कि सभी लोग जो है सेम फाइनेंशियल लैंग्वेज को बोलें। नेक्स्ट है, स्टेक होल्डर को हेल्प करेगा कि वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें। अगले स्लाइड में देखते हैं हम, ठीक है। तो स्टेक होल्डर को हेल्प करेगा, मतलब आपके पास एक्यूरेट और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन रहेगा। तो हमारे स्टेक होल्डर कौन होते हैं बताइए? हमारे स्टेक होल्डर होते हैं हमारे इन्वेस्टर, हमारे लैंडर और मैनेजर। इसके ये जो हमारा एक्यूरेट और कंसिस्टेंट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन के माध्यम से हमारे इन्वेस्टर, लैंडर और मैनेजर जो है स्मार्ट चॉइस बना सकते हैं बिजनेस के बारे में। तो ये सभी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग बात करते हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट की, राइट। तो बेसिकली अकाउंटिंग कंसेप्ट होता क्या है? इमेजिन कीजिए कि आप एक बहुत बड़ा घर बना रहे हैं, तो आप केवल आप बेसिक रूल को फॉलो करेंगे, जैसे ग्रेविटी का, लोड बियरिंग वॉल का, राइट। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट ही दोस्तों वही रूल है जिसके थ्रू आप फाइनेंशियल हाउसेस को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, इसका डेफिनेशन में रूल्स लिखा गया है, राइट, मतलब कैसे हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रिकॉर्ड करें। दूसरा है हमारा एजम्पशन, मतलब बेसिक ट्रूथ क्या है मनी के बारे में, बिजनेस के बारे में। तीसरा है हमारा प्रिंसिपल, मतलब कुछ गाइडिंग लाइट्स होते हैं अच्छा अकाउंटिंग प्रिंसिपल के लिए। तो ये हो गया रूल्स, हो गया एजम्पशन, हो गया प्रिंसिपल, हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का। अब ये रूल क्या करते हैं दोस्तों, ये रूल क्या करते हैं वो देखिए। तो ये रूल ये इंश्योर करते हैं कंटिन्यूटी को, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक टर्म लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखा गया है कि ये रूल क्या करते हैं, कंटिन्यूटी इंश्योर करते हैं। मतलब क्या होता है, कंटिन्यूटी से क्या होता है कि ये आपके पैसे को कंसिस्टेंटली ट्रैक रखेंगे ओवर द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट होता है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं अलग अलग बिजनेसेस को, ठीक है। तो ये पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, तो बेसिकली ये कौन करता है, रूल्स, ये एजम्पशंस ये करते हैं काम, ठीक है। इनका यही रोल है, दे लीड टू कंटिन्यूटी, दे लीड टू कंपेरेबिलिटी, ताकि आसानी से आप कंपेयर कर सकें। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, मैं आपको कंसेप्ट के बारे में बता रहा हूँ, एक तरफ है हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक तरफ है हमारा अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो दोनों में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंसेप्ट एंड कन्वेंशन? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, कंसेप्ट जो होता है ना हमारा अकाउंटिंग कंसेप्ट, ये एक बेड रॉक होता है, ये वाई होता है बिहाइंड द अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग क्यों करें, ठीक है, तो ये कौन बताता है हमें? कंसेप्ट बताता है, वाई बिहाइंड अकाउंटिंग, ठीक है। ये कौन बताता है हमें? कंसेप्ट बताता है, ठीक है। जैसे कि आपके ग्रेविटी जो है आपके घर को नीचे की तरफ होल्ड किया हुआ है, वो कंसेप्ट है हमारा। लेकिन यदि कन्वेंशन की बात करें तो ये प्रैक्टिकल तरीका है उन सभी कंसेप्ट को अप्लाई करने का। जैसे आप स्पेसिफिक टाइप ऑफ ब्रिक्स को यूज करेंगे, तो बेसिकली प्रैक्टिकल तरीका है कन्वेंशन, राइट। आप स्पेसिफिक ब्रिक्स को यूज करेंगे, ओवर द टाइम ये चेंज होगा, लेकिन कंसेप्ट जो है वो सेम रहता है। अंतर समझ में आ रहा है? कन्वेंशन जो है ओवर द टाइम चेंज होता है, लेकिन कंसेप्ट क्या रहता है हमारा? सेम रहता है, राइट। तो इसका आउटकम क्या होता है वो समझिए। देखिए, वही मैं समझाया कि कंसेप्ट फंडामेंटल एजम्पशन होता है, लेकिन कन्वेंशन एक्सेप्टेड कस्टम एंड ट्रेडिशन होता है, जो कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को गाइड करता है, वही मैंने बताया। आउटकम क्या होता है दोस्तों? तो इन सभी रूल को फॉलो करके आपको एक रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलेगा, ठीक है। तो ये पॉइंट है। अब जरा हम लोग कॉस्ट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हम जो है चीज़ों को रिकॉर्ड करें उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में, ठीक है। ये हम लोग, आपको पता ही होगा कि उसका कॉस्ट बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक बाइक खरीदा $100 में, ठीक है, $100 में बाइक खरीदा, और आप उसे क्या करेंगे? $100 ही रिकॉर्ड करेंगे,
ठीक है, जबकि उसका वैल्यू अब आज के समय में $150 हो चुका है, राइट। लेकिन अभी भी आप क्या कर रहे हैं, उसका वैल्यू $100 ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कहता है हमारा कॉस्ट कंसेप्ट। मतलब आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कीजिए हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड मत कीजिए। ये कौन करता है, हमारा कॉस्ट। मैं एग्जांपल भी दिया आपको, आपने बाइक खरीदा $100 में, आज के समय में उस बाइक का वैल्यू है $150, लेकिन आप फिर भी कॉस्ट कंसेप्ट के अनुसार उसका जो वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने फाइनेंशियल बुक में वो $100 ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट इज सीन बाय डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय कॉस्ट कंसेप्ट। क्यों ऐसा करना है, तो सबसे पहला है कंसिस्टेंसी, राइट। तो चीज़ों को क्लियर रखना है, राइट। तो ये कॉस्ट कंसेप्ट के पीछे रीज़न क्या है, व्हाई डू वी डू इट, सो द रीज़न इज कंसिस्टेंसी। चीज़ों को क्लियर रखना, कंपेरेबल बनाना, आपको एग्जैक्ट कॉस्ट पता होना चाहिए बिल्डिंग मटेरियल का अपने घर के लिए। और दूसरा कारण है रिलायबिलिटी। कुछ लोगों को गेस करने से रोकना है, लोगों को फ्यूचर वैल्यू गेस करने से रोकना है, और फाइनेंशियल पिक्चर को मेसअप करने से रोकना है। जैसे मान लीजिए कि आपका $100 का बाइक का जो दाम है आज के समय में $1000 हो गया, क्योंकि आपने रेस जीत लिया इस पे, जो कि अनलाइकली है। तो इसी से दोस्तों अकाउंटिंग कंसेप्ट एक फ्रेमवर्क होता है एक्यूरेट और ट्रस्टेड फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को बिल्डअप करने का, ठीक है। और कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब आप चीज़ों को रियल कॉस्ट पे रखिए। बेसिकली आप एक्यूरेट मेजरमेंट को यूज कर रहे हैं, रिलायबल मटेरियल को यूज कर रहे हैं, ताकि उस फाइनेंशियल हाउस को सही तरीके से बना सकें। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, कॉस्ट कंसेप्ट को और डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, कॉस्ट कंसेप्ट आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन एक्चुअली ये हमारे रिलायबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है। क्यों, क्या ये इग्नोर करता है, व्हाट डज इट इग्नोर्स, क्या कॉस्ट कंसेप्ट क्या इग्नोर करता है वो समझिए। अनरियलाइज्ड गेन, क्या मतलब होता है इसका, बेसिकली मान लीजिए जो स्टफ आप बाद में मेकअप कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि $50 का जो प्रॉफिट हुआ है आपको $100 के बाइक को बेचने पर, ठीक है, तो हम केवल काउंट करेंगे क्या एक्चुअली हुआ है। मतलब जैसे देखिए, मैं एग्जांपल लीजिए ना, आपका $100 का बाइक है, हाँ, उसका आज के समय में वैल्यू है $150। कॉस्ट कंसेप्ट कहता है कि आप $100 ही रिकॉर्ड कीजिए, तो $50 का तो आपको प्रॉफिट होगा ना जब आप बाद में उसे बेचेंगे। तो ये हमारा अनरियलाइज गेन है, अभी तो रिगेन हुआ नहीं है, ये हमारा ड्रीम है एक तरह से, जो भी हुआ नहीं है। तो इसको हमें कॉस्ट कंसेप्ट इसे इग्नोर करता है, ये बोलता है कि अनरियलाइज गेन को आपको कंसिडर नहीं करना है। और नेक्स्ट चीज़ जो है कि कॉस्टलेस आइटम नॉट रिकॉर्डेड, जो चीज़ आपको फ्री में मिलने वाला है, जैसे कि मान लीजिए बेसबॉल मिल गया, ठीक है, तो बेसिकली आप वैसा ही चीज़ों को ट्रैक कीजिए जिसका कुछ दाम हो, ठीक है। जैसे आपने बैट खरीदा हो उस बेसबॉल को हिट करने के लिए, सो दैट इज द पॉइंट। तो दो चीज़ों को इग्नोर करता है कॉस्ट कंसेप्ट, पहला अनरियलाइज गेन और दूसरा है कॉस्टलेस आइटम। नेक्स्ट, इसके पीछे क्यों इग्नोर किया जाए, रैशनली क्या है, व्हाई डू वी इग्नोर दिस थिंग। देखिए दोस्तों, मैं इसी तरह समझाता हूँ चीज़ों को, आपका एक से एक लिंक बना रहता है। आपने पहले कॉस्ट कंसेप्ट समझा, कॉस्ट कंसेप्ट में क्या इग्नोर किया जाता है ये समझा, अब क्यों इग्नोर किया जाता है ये समझिए। तो सबसे पहला कारण है ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है कि हमें फैक्ट्स चाहिए, हमें गेसेस नहीं चाहिए, हम एक्चुअल कॉस्ट में स्टिक हो रहे हैं। इसके माध्यम से हम जो है अवॉइड कर रहे हैं कि लोग नंबर के साथ, मे बी वर्ड के साथ खेल रहे हैं। हमें रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चाहिए, दैट्स व्हाई दिस इज द फर्स्ट रीजन। दूसरा रीजन है इसका कंसिस्टेंसी इंश्योर करना। क्या मतलब होता है कि हमें एक स्टेबल सिस्टम चाहिए, ठीक है, जैसे एक रूलर चाहिए क्लियर मार्किंग के साथ, हम अनरियलाइज गेन को इग्नोर करें, फ्री स्टॉक को इग्नोर करें, ठीक है। तीसरा है अवॉइड मैनिपुलेशन। तो हमारे पास जो स्पेकुलेशन है, जो मैनिपुलेशन है, उसे हम क्या करें, अवॉइड करें। तो आप मतलब आप कॉस्ट पे स्टिक कर रहे हैं, इससे आप जो है फॉल्स प्रॉफिट नहीं शो कर सकते हैं, आप स्पेकुलेशन और मैनिपुलेशन को अवॉइड कर सकते हैं। अब जरा डेप्रिसिएशन की बात करते हैं। इमेजिन कीजिए कि आपने एक ब्लेंडर खरीदा $200 में, ठीक है, और इसको आपने 5 साल तक यूज किया, ठीक है। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि हम जो है $200 पूरा का पूरा खर्चा जो आपका हुआ था उसको 1 साल में ना रिकॉर्ड करें, रैदर हम क्या करें कि उसे हम, जैसे कि पीनट बटर होता है ना, वैसे उसे क्या करते हैं, स्प्रेड कर दें, ठीक है। मतलब इसका हिस्सा जो है ना 5 भाग में बांट दें। क्यों ऐसा करें, यही कॉस्ट कंसेप्ट कहता है, ठीक है। क्यों ऐसा करें, तो सबसे पहला कारण है रेलेवेंस, ठीक है। तो वही कह रहा है कि एलोकेट एसेट कॉस्ट ओवर इट यूजफुल लाइफ नॉट बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो रेलेवेंस क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट करेगा कि कैसे ब्लेंडर जो है एक्चुअली बिजनेस को बेनिफिट कर रहा है ओवर द टाइम। 1 साल में कितना बेनिफिट किया, नहीं, ओवर द टाइम कितना बेनिफिट कर रहा है। दूसरा कारण है ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी सेकेंड बेनिफिट है, हमारे पास सॉलिड कॉस्ट डेटा होगा जिस पे हम बेस कर सकते हैं, कोई मेड अप मार्केट वैल्यू नहीं होगा। और तीसरा है फिजिबिलिटी, मतलब एक प्रैक्टिकल तरीका होगा ट्रैक करने का
चीज़ों को बिना वन टाइम एक्सपेंस को देखे हुए। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बुक वैल्यू होता है, बुक वैल्यू का मतलब समझते हैं ना कि आपने बुक में क्या रिकॉर्ड किया है, आपने बुक में क्या रिकॉर्ड किया है, वही होता है हमारा बुक वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू से डिफरेंट हो सकता है। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या होता है, आज के समय में आज उसका वर्थ क्या है, ठीक है। तो वही तो ये पॉसिबल है। तो कॉस्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट कंसेप्ट इज अबाउट कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि ये गेस नहीं करना कि आज के समय में फ्यूचर में जो है उस चीज़ का क्या वैल्यू होगा। तो कॉस्ट कंसेप्ट को समझिए कि एक शेफ है जो कि एक रेसिपी को फॉलो कर रहे हैं, वो फैंसीएस्ट ना हो लेकिन ये इंश्योर करता है कि सभी को सेम डिलीशियस ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिले, ठीक है। और यही होता है हमारा अच्छा अकाउंटिंग का निशानी। तो ये आपको कॉस्ट कंसेप्ट होपफुली समझ में आ गया होगा कि कॉस्ट कंसेप्ट होता क्या है, इसमें क्या क्या हम इग्नोर करते हैं, क्यों हम लोग इग्नोर करते हैं, डेप्रिसिएशन का क्या रोल है कॉस्ट कंसेप्ट में, और फाइनली कॉस्ट कंसेप्ट और बुक वैल्यू में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए अब हम लोग अगले कंसेप्ट की बात करते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको मैं, यदि आपको इस प्रकार का कंटेंट चाहिए, पीडीएफ, वीडियोस, मॉक टेस्ट, उसके अलावा कोई क्विक रिवीजन सेशन, जैसे आप फास्टली चीज़ों को रिवाइज कर पाएँ, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट, हमारे जेईई का एएफएम का कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है, बाइलिंगुअल कोर्स है ये, दोनों में इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसके आप कंटेंट को देख सकते हैं दोस्तों। इस पर सेपरेट फोल्डर बना हुआ है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, एएफएम के पीडीएफ का, जिसके अंदर थ्योरी और एमसीक्यू पीडीएफ का सेपरेट फोल्डर है, एएफएम के वीडियोज़ का मॉड्यूल वाइज वीडियोज़ अरेंज है। इसके अंदर हर एक मॉड्यूल में दोस्तों न्यूमेरिकल वीडियोस भी हैं, एमसीक्यूज का अलग से वीडियो है और थ्योरी एक्सप्लेनेशन का अलग से वीडियोस है। उसके अलावा दोस्तों आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा सफिशिएंट प्रैक्टिस के फॉर्म में, क्विजेस के फॉर्म में ये मॉक टेस्ट होते हैं जिसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को। यदि आप इस कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं तो आप 40% का डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। एक स्पेशल कूपन कोड है आपके लिए जिसका नाम है LEARN40। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको ऐप का लिंक मिलेगा, ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और इस पार्टिकुलर कोर्स में इनरोल हो जाइए। सो फ्रेंड्स अब हम लोग जारी रखते हैं अपनी डिस्कशन को, दैट इज ऑन बेस्ड ऑन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। इन दोस्तों मनी मेजरमेंट कंसेप्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस आवर मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। पहला पॉइंट है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के रिगार्डिंग। इमेजिन कीजिए कि आप सैंड कास्टल बिल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप मेज़र इसे कैसे करेंगे, कितना हैप्पी ये लोगों को बना रहा है, ठीक है। इसे मेज़र नहीं करेंगे, इससे आप इसको मेज़र करेंगे कितना हाइट है इसका, राइट, कितना टॉल है, कितना विड्थ है, इसके बेसिस पे आप मेजरमेंट करेंगे। तो यही आइडिया है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के पीछे। तो सबसे पहला पॉइंट समझिए, सबसे पहला पॉइंट मनी मेजरमेंट कंसेप्ट बताया जा रहा है कि ओनली काउंट व्हाट यू कैन मेजर विथ मनी। आपने क्या किया, आपने सेल्स को रिकॉर्ड किया, आपने क्या किया, परचेजेस को रिकॉर्ड किया, आपने सैलरीज को रिकॉर्ड की, राइट। तो इन सभी चीज़ों को आपने रिकॉर्ड किया, लेकिन एम्प्लॉय का मोराल क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या है, आपने क्या इन चीज़ों को रिकॉर्ड किया? बिल्कुल नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इससे क्या हुआ कि आपको, यदि मान लीजिए कि आप सेम रूलर को यूज कर रहे हैं, सेम स्केल को यूज कर रहे हैं सारे सैंड कास्टल को मेजर करने के लिए, इसीलिए आप देख पाएंगे ना कि कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। वही बताया जा रहा है कि ओनली ट्रांजेक्शन मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स, जैसे कि सेल, परचेज, सैलरीज, ठीक है, ये बताया जा रहा है। तो इससे आपको नंबर मिलेगा कंपेयर करने के लिए, क्वांटिटेटिव डाटा फॉर परफॉर्मेंस कंपैरिजन, ठीक है। इससे ये समझ में आया। लेकिन दोस्तों आप जो है सैंड कास्टल के क्रिएटिविटी को, या कितना फन इसमें, कितना मजा आया इसको बिल्ड करने में, ये तो नहीं मेजर कर पाएंगे, आप मात्र इसका साइज मेजर कर रहे हैं। उसी तरह दोस्तों अकाउंटिंग क्या करता है कि अकाउंटिंग जो हमारे नॉन मॉनेटरी फैक्टर होते हैं ना, जैसे कि एम्प्लॉय का हेल्थ क्या है, एम्प्लॉय का मोरल क्या है, एम्प्लॉय का वेलबींग क्या है, ब्रांड रेपुटेशन क्या है, इन सभी चीज़ को इग्नोर करता है, ठीक है, हमारा एक मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक और पॉइंट है कि इट डज नॉट ऑलवेज प्ले नाइस विद इन्फ्लेशन। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है कि यदि मान लीजिए कि सैंड कास्टल का जो प्राइस है ना वो 10 साल में डबल हो जाता है, 10 साल में कितना हो जाता है, डबल हो जाता है, तो आपका जो ओल्ड मेजरमेंट है वो आपको पूरा कहानी नहीं बताएगा।
ये तो इन्फ्लेशन का भी इफेक्ट पड़ता है, तो ये इग्नोर करता है, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट इन्फ्लेशन को इग्नोर करता है। अब जरा बेनिफिट की बात कर ले, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का बेनिफिट क्या है। सबसे पहला बेनिफिट है कि आप मनी को यूज कर रहे हैं मेजरिंग स्टिक के रूप में, मतलब आप मेजर ही कर रहे हैं मनी के माध्यम से। मनी इज यूज एज अ रूलर, तो मनी को आप यूज कर रहे हैं मेजरिंग स्टिक के माध्यम से। इससे आप जो है एप्पल को, ऑरेंज को, ठीक है, आसानी से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। वही इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कॉमन यूनिट फॉर डाइवर्स एसेट एंड इक्विटीज, दैट मीन्स यू आर यूजिंग मनी एज अ मेजरिंग स्टिक, जिससे आप एप्पल और ऑरेंज को, ठीक है, आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इजी कंपैरिजन। तो नंबर आसान होते हैं, ठीक है, क्रंच करना, इसीलिए दोस्तों आप आसानी से देख पाते हैं कि कंपनी फाइनेंशियली अच्छा कर रही है कि खराब कर रही है। लिमिटेशन की बात करें मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का, कि लिमिटेशन में सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि आप जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि एम्प्लॉय का हैप्पीनेस, एम्प्लॉय का ब्रांड लॉयल्टी, इसको आप डॉलर में मेजर नहीं कर सकते, राइट। लेकिन ये सभी चीज़ कंपनी के सक्सेस को अफेक्ट करते हैं, तो ये जो क्रूशियल नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं उसको आप इग्नोर कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है इट एज्यूम्स कांस्टेंट मॉनेटरी लाइफ। क्या मतलब होता है, इन्फ्लेशन जो है ना मनी के वैल्यू को श्रिंक कर देता है। आपको पता होगा इन्फ्लेशन क्या करता है, मनी के वैल्यू को श्रिंक कर देता है ओवर द टाइम, ठीक है। इसीलिए जो ओल्ड सैंड कास्टल कॉस्ट है वो आपको बताता नहीं है कि कितना आज के समय में इसका क्या वर्थ है, राइट। सो इट एज्यूम्स कांस्टेंट मॉनेटरी वैल्यू व्हिच इज फ्लॉड इन इन्फ्लेशनरी टाइम, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये सभी हमारे लिमिटेशंस हैं। आप इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जैसे कि एम्प्लॉय हेल्थ वेलबींग को इग्नोर कर रहे हैं, और इन्फ्लेशन जो है मनी की वैल्यू को श्रिंक कर देता है ओवर द टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस क्या क्या है, व्हाट आर द चैलेंजेस। पहला चैलेंज है कि आपको फाइंड करना है तरीका जिसके थ्रू आप अनमेजरेबल को मेजर कर सकें। तो कैसे आप एक प्राइस टैग डालेंगे एम्प्लॉय के एंगेजमेंट पे या कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे, दिस इज वन ऑफ द मेजर चैलेंजेस। दूसरा चैलेंज है ये श्योर करना कि सभी लोगों के पास मेजरिंग स्टिक हो, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है उसे हाँ, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को समय बदलते से चेंज होना पड़ेगा, राइट, और कंसिडर करना पड़ेगा डॉलर की वैल्यू से ज़्यादा। तो ये सब पॉइंट है दोस्तों। ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट है ना, ये हेल्पफुल टूल है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो ये इसका आपको मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का क्या की पॉइंट्स है ये मैंने बताया आपको, एप्लीकेशन क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एवरीथिंग वी हैव क्लियर। बाकी के कंसेप्ट को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे इन द पार्ट 2 लेक्चर। होपफुली एंजॉयड द सेशन, एंड इफ यू वांट एनी टाइप ऑफ स्टडी मटेरियल रिलेटेड टू JIB, then you can WhatsApp me on this particular number. I will provide you the detail how to access the course, and also you can avail 40% discount, special discount in our JIB AFM comprehensive course. Detail is provided in the description. Thank you.